नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हम स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब मंच, यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जवाहर निराला ऑफिशियल। आज हमारे साथ हैं हमारे ख़ास मेहमान और उनसे आज वार्ता करेंगे। आज विचार होगा कुछ मुद्दों पर और बहुत दिन से इनसे बात नहीं हुई थी। हमारे ख़ास हैं और युवा नेता हैं और बहुत ही तार्किक विचार रखते हैं, सोशलिस्ट विचारधारा इनके रग रग में दौड़ता है। तो धीरेन्द्र बाबू, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल जवाहर निराला ऑफिशियल में। आपका भी स्वागत है सर चैनल को। भारी नंदन बंदन अभिनंदन। आज वर्तमान स्थिति जो देख रहे हैं और चुनाव होने वाला है, 2-3 महीना के बाद, मानसून के बाद तो चुनाव आएगी और लोकतंत्र चलता है बहस से। हमारे नेता थे शरद यादव जी, कहते थे कि लोकतंत्र चलता है बोली से, गोली से नहीं। आज जो देश में, चाहे स्टेट लेवल में बात करें, बिहार राज्य में, कि बिहार राज्य में देख रहे हैं चारों तरफ इतना महंगाई चल रहा है, हो गया है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और हत्या, लूट, बलात्कार की तो सरेआम रोड पर ही हो रहा है। चाहे दरभंगा के मास्टर की हत्या हो या आपको मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ बलात्कार हो, उसके बाद हत्या हो, बहुत सारे वहाँ होटल सेंटर मधेपुरा में हत्या हो गया। चारों तरफ मन कहर है। आपको क्या लगता है नीतीश कुमार जी इस बार को कैसे देखते हैं, इसकी सरकार को और 2025 को? जहाँ तक नीतीश कुमार की सरकार की बात है सर, और जो गठबंधन की सरकार चल रही है, जो लोग बोलते हैं बहुत हौसला से कि डबल इंजन की सरकार है, तो मैं बहुत कुछ नहीं कह रहा हूँ। वो डबल इंजन के सरकार के ही एक नेता हुकुमदेव नारायण यादव को इंटरव्यू हमने देखा था। अच्छा। उन्होंने कहा कि कौन मंत्री, कौन मुख्यमंत्री हैं, कौन सरकार चला रहे हैं, कैसे लॉ एंड ऑर्डर काम कर रही है, कैसे क्या हो रहा है, ये हमको भी पता नहीं चल रहा है। यानी उनको नज़रिए में बिहार के आम जनता को, बिहार के आवाम को एक कोई कानून नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई दीक्षा नहीं, कोई उसका सिद्धांत नहीं, ऐसे ही भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। रह गई बात नीतीश कुमार की, तो हमको जो लगता है सर कि नीतीश कुमार को फिलवक्त जिनको साथ हैं वही उनको सलटने में लगे हुए हैं। वही लोग उनको सलट देंगे। वही लोग उनको सलटने में लगे हुए हैं। उसमें बहुत कुछ करने का किसी का ज़रूरत नहीं है। रह गया कि यही लोग कहते हैं कि जंगल राज था, जंगल राज था। मैं आपको चैनल के माध्यम से वो जंगल राज कहने वाले लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ कि 2005 में ही ठीक है जंगल राज था, वो ख़त्म हो गया। 2005 के बाद आप राम राज की बात बताइए ना, क्यों हो रही है लूट, क्यों हो रही है हत्या, क्यों हो रही है, मतलब ये दुनिया भर का ठगी फरेब जैसे तैसे चल, क्यों हो रही है? आप 2005 का तो बात बताइए। अभी रह गया कि हाय तोबा मच रहा। अभी जो भाजपा के एक नेता हाईवे पर जो कारनामा किए, हमको कहने में आपको चैनल पर खराब लग रहा है, और वो लोग तो उस पर क्या कार्रवाई हुई? दूसरे पर करना तो बहुत आसान है, और विशेष मैं क्या कहूँ, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इसी के साथ अभी ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए, हम लोग बहुत दिन के बाद बैठे हैं तो चलेगा थोड़ा सा बहस 5-10 मिनट। और दूसरा है कि आज भारत सरकार के लिए आप बात की, भाजपा के नेता का, आज ये सिंदूर ऑपरेशन किया और उसके जो घर घर सिंदूर पहुंचा रही है नरेंद्र मोदी, और देख रहे हैं उसका प्रचार ही निकाला है घर घर। सोशल मीडिया में बहुत सा उसमें कमेंट आ रहा है। तो ये जो सिंदूर घर घर जा रहा है और जो सिंदूर ऑपरेशन है, इसमें आप क्या मंतव्य रखते हैं? दूसरा, कहते हैं कि ये वर्तमान में कोई बात नहीं करता, चाहे वो मोदी हो, भाजपा की सरकार हो, चाहे वो अमित शाह हो, गृह मंत्री हो। अमित शाह तो सीधे 50 साल आगे राज करने की बात कहता है। हम तो कहते हैं कि जहाँ 10 साल राज कर लिया स्टेट में, वहाँ क्या तीर मार लिया वो पहले बताए, चाहे यहाँ कर रहा है। और आगे वो पिछले बात अकबर बीरबल का बात उखाड़ता है, अकबर का ज़माने का गड़ा मुर्दा उखाड़ता है, और वर्तमान में बातें नहीं करता है उसका भी कोई भी नेता। वर्तमान में जो महंगाई है, इतना भ्रष्टाचार है, सबसे बड़ा बात है कि दक्षिणपंथी होता है, चाहे मनुवादी है देश में, उसका जैसे वो कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, षड्यंत्र के तहत वो महंगाई बढ़ा देगा,
धार्मिक कार्य क्रियाकलाप बढ़ा देगा और उसके माध्यम से गरीब आदमी पिसेगा जो शिक्षा से दूर रहे, उसका पैसा खर्चा हो जाए उस महंगाई में और धार्मिक कार्यक्रम में, और वो उसके अपने बच्चे को मूलभूत शिक्षा ना दे, जिसको कहते हैं कि वो ये हमारा अपना मानना है। इसमें आप क्या विचार रखते हैं? देखिए सर, सबसे पहले आपने कहा कि सिंदूर पहुंचाने की बात चल रही है, सिंदूर ऑपरेशन है, अच्छी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्रवाई किया, पूरा देश उनको साथ खड़ा था, सेना के साथ खड़ा था। और इस बीच में अब जब वो लड़ाई लड़ने जाते हैं, कोई एक्शन में जाते हैं, तो सबसे सलाह लेते हैं, और उसको बाद जो है उसको जब क्या कहते हैं उसका श्रेय लेना होता है तो उसको अकेले लेना चाहते हैं। तो कहीं कहीं देखा गया है, बड़े नेता के द्वारा जो सुने हैं वो कहीं कि जैसे हाल फिलहाल में पटना में भी आए, बिहार में आए, तो उन्होंने देखे कि सिंदूर पर बहुत फोकस किया। सिंदूर जो भी हुआ, सिंदूर पर बहुत फोकस किया उन्होंने, और वो फोटो लगा करके मैंने जैसे लग रहा है कि इन्होंने ही जाके सब काम को किया। मतलब हमारे सेना को एक तरह से लगता है कि ये नहीं अपने आप को हाईलाइट करना चाहते हैं, सेना को बहुत कुछ नहीं है। और सेना के प्रति जो हमारे देश के एक बहादुरी वीरांगनाएं जो कारनामा किया, उसको बारे में भी लोगों ने क्या बोला वो बताने की ज़रूरत नहीं है, संसार विदित है। उसको जितना कहेगा वो शर्मिंदे होगा, मीडिया में आ जाता है तो सब कुछ आया हुआ है। रह गया सिंदूर देने के बाद, तो सिंदूर हमारे सांस्कृतिक जो परंपरा है उसमें सिंदूर बारात लोग लेके जाते हैं तो पति के तरफ से जाता है। कौन एंगल से लोग सोचते हैं, कैसे यहाँ के इतना नारी को एक मतलब अट्टहास, एक तरह के कहिए मजाक बनाया जा रहा है। अच्छा, ये मजाक है इसका प्रोग्राम? हाँ, इसका ये एकदम बीजेपी का यह प्रोग्राम। तो लोग कह रहे हैं कि अपने पत्नी को सिंदूर पहनने का हक नहीं दिया, बाकी सिंदूर दूसरे औरत को नहीं, खैर वो जो भी है वो तो किए। अब रह गया कि शिक्षा के बाद, तो शिक्षा ये जो आपने कहा कि मूलभूत बात नहीं करते हैं, तत्काल वर्तमान बात नहीं करते हैं, तो खेल कहाँ है सर? इस चीज़ को समझिए। वो कि अगर मूल बात को बात करेंगे, शिक्षा को बात करेंगे, तो देखिएगा कि लड़ाई का भाई तो सनातन खतरे में है, तो सनातन का लड़ाई कौन लड़ेगा? गरीब गुरुए का बाल बच्चा लड़ेगा, दलित लड़ेगा, शोषित लड़ेगा, कुपोषित लड़ेगा, अपेक्षित लड़ेगा, उपेक्षित लड़ेगा, ये लोग लड़ेगा। वो लोग का बाल बच्चा अच्छे स्कूल में, अच्छे संस्थान में पढ़ने में लगा। तो एक नेता कहे कि 100 में 90 शोषित है, तो 10% ही हैं वो लोग जो शोषित नहीं है। तो जब से देश आज़ाद हुआ अभी तक आगे भी मंशा है कि वो 90 को बुर्बक बना के रखो और ये 10% राज करते रहो, रूल करो। जो कहते हैं कि सनातन खतरे में, हकीकत मैं कहता हूँ इनको चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को कि न सनातन खतरे में है न इस्लाम खतरे में है। वो 100 में जो 90 जो 10% जो मनमानी समानती ताकत है उसका विचारधारा खतरे में है, चूँकि 90 जाग चुका है। चलिए, बहुत आप शिक्षा की बात किए। शिक्षा में हम एक लाइन बताएं कि अभी भी देश आज़ादी का हो गया और अमृत महोत्सव ही मनाया, अभी भी बिहार की वर्तमान जो शिक्षा स्थिति है 69% ही मात्र यहाँ साक्षर लोग हैं, मतलब 31% जो हैं जो लोग हैं वो अभी भी निरक्षर हैं। और उसके बाद भी खराब स्थिति है, दयनीय स्थिति है हायर एजुकेशन में। अगर उच्च शिक्षा की बात करें तो मात्र 14% से 15% ही उच्च शिक्षा में लोग हैं, और उसमें कौन लोग होंगे वो आप जानते हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि भारत में क्रांति होनी चाहिए, एक बार क्रांति हुई थी जेपी आंदोलन में, संपूर्ण क्रांति जिसे हम लोग नारा जानते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा, लेकिन वो भी क्रांति सफल नहीं हुई। वो भी क्रांति आपको सत्ता परिवर्तन होकर रह गई। और हमारा मानना है कि अभी भी भारत में क्रांति नहीं हुई। जो क्रांति का मतलब है शैक्षणिक क्रांति, सामाजिक बदलाव, गैर बराबरी का जो मतलब, ये सब जो भारत का मूल मुद्दा है, जो इस पर आप बताइए, इसमें भारत में क्रांति कैसे आएगी? एकक व्यक्ति को सर जिस तरह से अपना परिवार के प्रति, अपना घर के प्रति वो चिंता करते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, उतना ही
देश के प्रति, देश के आवाम जनता के प्रति वो जिस दिन उतना चिंता से, उतना विश्वास से वो मेहनत करना चालू कर देंगे, उस दिन सब स्वतः समाप्त हो जाएगा, यह देश स्वर्ग बनकर रह जाएगा। देख रहे हैं नहीं सर किस तरह से घुमाया जा रहा है। हाँ। लोग कहते हैं कि राम को नहीं मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं फलना राम को नहीं मानते हैं, वो पार्टी नहीं मानते हैं। यहाँ पार्टी की बात नहीं है, मैं एक किसान का बेटा हूँ, किसान का बात, किसान की स्थिति क्या है। जहाँ तक राम के मानने के बाद जो कह रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं कि मैं राम के मानता हूँ, हम कहते हैं कि वही राम को नहीं मानते हैं। इसका मैं प्रमाण देता हूँ। राम राज में अयोध्या के गद्दी फुटबॉल के तरह बिगाया हुआ चल रहा था। भरत कह रहे थे कि आप राजा बनिए, राम कह रहे थे कि राजा आप बनिए। हाँ। लेकिन आज मैं फिलवक्त देख रहा हूँ कि गद्दी के लिए सारा कर्म कुकर्म करने के लिए यहाँ के एक से एक रहनुमा तैयार हैं। इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि वो लोग राम के नहीं मानते हैं जो झूठ का ढोंग करते हैं। जय श्री राम के नारा लगाते हैं बॉस, परंतु राम में जो गुण था, राम का जो चरित्र था, उसका अगर 5% भी अपना जीवन में उतार ले लो तो मेरा देश स्वर्ग होगा। बिल्कुल। चलिए आप बताते हैं, आपको आप किसान की बात किए। नीतीश कुमार जब 2005 सत्ता में आए तो 2006 में कॉन्स्टिट्यूंसी षड्यंत्र के तहत बाजार समिति जो था, जहां किसान अपना उत्पादन करता था, धान गेहूं मक्का, उसको ले जाकर बेचता था और तुरंत नगद पैसा उसको मिल जाता था। लेकिन ये षड्यंत्र के तहत उसको 2006 में बंद कर दिया और पैक्स के माध्यम से, अधिकारियों के माध्यम से वो धान की खरीद हुई। एक अभी मामला आया है श्री बख्तियारपुर प्रखंड का, सोशल मीडिया में देखे हैं कि जिसके पास एक दूर भी ज़मीन नहीं है, जो पात्र नहीं है धान बेचने का, उस पर 1431 कुंटल धान खरीदा है। 20 ऐसे लोग का मामला उठा है। लेकिन जैसे इसको इस तरह से समझिए, हमारे पास जो आंकड़ा है, डाटा है, 2006 से लेकर 2022 तक लगभग इस जो सिस्टम बनाया है उसके तहत किसानों का 8 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। और प्रत्येक परिवार की अगर बात करते हैं किसान के, तो 6 लाख प्रत्येक परिवार को नुकसान हुआ है। इस शोषण का कितना शोषण हुआ है, इसमें सभी धान के लिए जब खरीदने का वक्त आता है तो लोग नहीं कहता खरीदता है कि अभी पैसा नहीं है, अभी पैसा नहीं आया है, जगह नहीं है, और किसान को औने पॉइंट भाव में अपना धान बिचौलियों के हाथ ही बेचना पड़ता है। और वो जो है से रेट गिरा के लेता है। अगर 2200 रुपया आपका MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो 1200-1300 रुपया में बिचौलिया लेता है, फिर वही बिचौलिया जा करके बेच देता है। वैसा मामला पूरे राज्य में होगा। हम तो भी एक ही प्रखंड, हमने इसके लिए बहुत से राजभवन मार्च किया और इसके लिए बहुत धरना प्रदर्शन आंदोलन हुआ, लेकिन इसमें सरकार की कान पर जू नहीं हुई, क्योंकि उसमें सारे सिस्टम का जैसे जो उसका अंश होता है, सारे सिस्टम के लोग उसके वाकिफ़ हैं। तो आप किसान की बात किए तो हमें जो जानकारी मिली थी उसके बारे में बताया कि 8 लाख करोड़ इसके तहत किसान का नुकसान हुआ है। आप इससे क्या विचार रखते हैं? देखिए, किसान की जहाँ तक बात आती है सर, उतना विस्तार से मैं तो अभी समय अभाव है, परंतु किसान की स्थिति हम नहीं कह रहे हैं, वो सरकार के ही स्थिति बता रही है कि जो अन्नदाता है, एक बार ध्यान दीजिएगा, जो अन्नदाता है, जो अन्न उपज करता है, अन्नदाता है, जिसको अन्नदाता कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री, वो अन्नदाता ही 5 किलो अनाज के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इससे विशेष प्रमाण मैं क्या दूं, उसका क्या स्थिति है। वो अन्नदाता कहने के लिए अन्नदाता कहलाते हैं, वो 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगे हुए हैं। ये किसान को इस मुकाम पर लाके लोगों ने खड़ा कर दिया। किसान की बात करते हैं, किसान की स्थिति ये है कि अभी गेहूं कैसे बिक रहा है सर, 34 रुपये 33 रुपये केजी गेहूं बिक रहा है। वो किसान के पैर में चप्पल नहीं है, लेकिन डीलर गेहूं कैसे बेचता है सर, 2 रुपये 3 रुपये किलो बेचता है। देखते होंगे आप, सोना के चैन पहन के घूमता है, स्कॉर्पियो से घूमता है। कहीं न कहीं आपका तंत्र फेल है, भ्रष्ट है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत, जय बिहार, जय पंचायत राज कपस्यामा, हिलसा नालंदा, धीरेन्द्र प्रसाद यादव। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। युवा सोशलिस्ट नेता धीरेन्द्र यादव जी हमारे साथ थे, अभी सुन रहे थे आप उनके विचार। और मेरे इस डिबेट में आपको ये कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अपना लाइक कमेंट के माध्यम से हमें बताइए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। और साथ ही अपने दोस्त यार को, अपने पड़ोसी को
वीडियो को शेयर कीजिए और उनको भी प्रोत्साहन कीजिए सब्सक्राइब करने के लिए और शेयर कीजिए। आप नया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। इसी के साथ साथियों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। फिर अगले हमारा खास प्रोग्राम संडे सत्संग कल चलेगा लाइव, और उसमें आप ज़रूर देखिए और ज़रूर सुनिए भगवान श्री कृष्ण का विचार आज के युग में कितनी प्रासंगिकता है, और पहले भी थी और आज भी है। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री कृष्ण।